नया साल आने में कुछ ही दिन बचे थे, लेकिन नया साल सेलिब्रेट करने की तैयारी लोगों ने अभी से ही शुरू कर दी थी। कोई इस नए साल में कहीं घूमने जाना चाहता था, तो किसी ने कुछ नई प्लानिंग कर रखी थी। सभी लोग बहुत ही उत्साहित थे, लेकिन 8 वर्षीय अंतरा बहुत उदास थी, क्योंकि उसके पिता गोवर्धन अस्पताल में कई महीनों से भर्ती थे। दरअसल गोवर्धन एक दिन जब ऑफिस जा रहा था, तभी रास्ते में एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया और वो कोमा में चला गया। तब से बेचारी अंतरा अपने पिता के ठीक होकर वापस आने का इंतजार करती। सब लोग कितने खुश हैं, नया साल आने वाला है। मैं तो बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरे बाबा सही सलामत ठीक होकर हॉस्पिटल से घर वापस लौट आए, फिर मैं भी अपने माँ बाबा के साथ नया साल सेलिब्रेट करूँगी। अंतरा भगवान से प्रार्थना कर ही रही थी कि तभी अंतरा की चाची कविता की चिल्लाने की आवाज आई। वो अंतरा की माँ संगीता पर गुस्सा कर रही थी। दीदी, तुमसे एक भी काम ढंग से नहीं होता। मैंने तुम्हें अपनी इतनी महंगी साड़ी इस्त्री करने को दी थी और तुमने जला दी। अब मैं नए साल में क्या पहनूंगी? कविता, मैंने जानबूझकर तुम्हारी साड़ी नहीं जलाई। प्रेस अचानक से तेज गर्म हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तुमने कह दिया और मैंने मान लिया। क्या तुम कपड़ों में पहली बार इस्त्री कर रही हो? तुम्हारे पास इतनी महंगी साड़ी नहीं है, इसलिए तुमने जलन के मारे मेरी साड़ी जला दी। कविता बहन, मुझ पर गलत आरोप मत लगाओ। एक तो हमारा दिया खाती हो और ऊपर से हमसे जुबान लड़ाती हो। इतने में अंतरा का चाचा विनोद आया और बोला, अरे ये सुबह सुबह क्या तमाशा लगा रखा है? देखो ना, दीदी ने मेरी इतनी महंगी साड़ी जला दी। अब मैं नए साल में क्या पहनूंगी? भाभी, काम जरा ध्यान से किया करो। मैंने बड़ी मुश्किल से नई साड़ी खरीद कर दी थी। जब से भैया कोमा में गए हैं, तब से मैं ही घर का खर्चा अकेले चला रहा हूँ। अब इतनी महंगाई हो गई है, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए कल से अंतरा स्कूल नहीं जाएगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं अंतरा की स्कूल की फीस नहीं दे पाऊंगा। वैसे भी मैं अपनी बिटिया पिंकी की फीस बड़ी मुश्किल से दे पाता हूँ। क्या स्कूल नहीं जाएगी? नहीं, मैं अपनी बेटी को खूब पढ़ाना चाहती हूँ। अरे रहने के लिए छत और मुफ्त में 2 वक्त का खाना खाने को मिल रहा है, शुक्र मनाओ। वैसे भी पढ़ लिख कर करेगी क्या? घर पर रहकर घर के कामों में हाथ बटाएगी। चुपचाप जैसा कहा है वैसा करो, नखरे करने की जरूरत नहीं है। ये सब सुन संगीता की आंखों में आंसू आ गए। बेचारी मजबूर थी, करती भी क्या। अंतरा का स्कूल जाना अब बंद हो गया। वो भी अपनी माँ के साथ दिन भर घर के कामों में लगी रहती। एक सुबह अचानक दरवाजे पर घंटी बजी। दरवाजा खोला तो कविता का भाई दामोदर अपने हाथों में गिफ्ट से भरा बैग लेकर खड़ा था। अरे कविता बहन, कहाँ हो? पिंकी बिटिया, कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तभी दौड़ते हुए पिंकी बाहर आई और बोली, अरे मामा जी, आप ये बैग में क्या लेकर आई हो? अरे भैया, आप यहाँ अचानक, आपने आने की खबर भी नहीं दी। तुम्हें तो पता है बहना, मैं कितना बिजी रहता हूँ। नया साल आने वाला है तो मैं अपनी प्यारी सी भांजी के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया हूँ, और साथ ही मैं तुम सबको न्यू ईयर पार्टी में स्पेशल इनवाइट करने आया हूँ। मैंने न्यू ईयर के दिन घर पर बहुत बड़ी पार्टी रखी है, तुम सबको जरूर आना है। वाह मामा जी, फिर तो बड़ा मजा आएगा। मैं कितनी लकी हूँ कि मेरे पास आप जैसे मामा है। पिंकी को अपने मामा के साथ बात करते देख अंतरा उदास हो गई और रात को सोते समय वो अपनी माँ से बोली, माँ, मेरे मामा कौन है? मेरे मामा मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? मुझे भी मामा के घर जाना है। मुझे भी अपने मामा के साथ नया साल मनाना है। ये कहते हुए अंतरा सिसक सिसक कर रोने लगी। अंतरा को इस तरह रोता देख संगीता दुखी हो गई। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर चमकते हुए चांद पर गई और वो बोली, अंतरा, वो देखो, आसमान में जो चंदा मामा है ना, वही तेरे मामा है। वो देख, तुझे देखकर कैसे मुस्कुरा रहे हैं। तुम उनसे ढेर सारी बातें कर सकती हो। क्या सचमुच चंदा मामा मेरे मामा है? फिर तो मैं उनके साथ नया साल मनाऊंगी। वो मुझे गिफ्ट देंगे ना? माँ, मुझे भी अपने मामा के घर जाना है। बोलो ना माँ, चंदा मामा मुझे अपने साथ नए साल पर अपने घर ले जाएंगे ना? हाँ मेरी बिटिया, चंदा मामा तुम्हें अपने साथ नए साल पर अपने घर ले जाएंगे। चल अब अपनी आंखें बंद कर और सो जा, बहुत रात हो चुकी है। ठीक है माँ, मैं कल चंदा मामा का इंतजार करूंगी।
वो मुझे लेने आएंगे ना? हाँ बिटिया, चलो अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें लोरी सुनाती हूँ। ये कहते हुए संगीता अंतरा को प्यारी सी लोरी सुनाने लगी और अंतरा मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर सपनों में खो गई। वहीं आसमान पर चंद्रमा मासूम अंतरा की बातें सुन बोले, इस बच्ची ने मुझे बड़े प्यार से याद किया है। मुझे धरती पर अंतरा को लेने जाना ही होगा। अगले दिन नया साल था। पिंकी अपने मामा के घर न्यू ईयर पार्टी में जाने के लिए सुबह सुबह ही तैयार हो गई। कुछ देर बाद कविता भी तैयार होकर संगीता से बोली, सुनो दीदी, हम न्यू ईयर पार्टी में जा रहे हैं, लेट आएंगे, घर का काम खत्म कर लेना और फ्रिज में कल रात का खाना पड़ा है, उसे गर्म कर कर खा लेना, खाना बनाने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर कविता अपनी बेटी पिंकी और पति विनोद के साथ न्यू ईयर पार्टी में जाने के लिए निकल गई। संगीता घर के कामों में जुट गई, लेकिन अंतरा का मन उदास था। सभी लोग न्यू ईयर की पार्टी मना रहे थे। अंतरा उदास मन आंगन में ठिठुरते हुए बैठ एक टक चंद्रमा की ओर देख रही थी। तभी अचानक उसे चंद्रमा में से एक सफेद सीढ़ी नीचे उतरती हुई दिखाई दी। वो सीढ़ियां सीधा अंतरा के पास आकर रुकी। तभी एक चमकदार आकृति उन सीढ़ियों से उतरते हुए अंतरा को दिखाई दी। ये देख अंतरा घबरा गई। दरअसल चमकदार सफेद पोशाक में साक्षात चंद्रमा उसके सामने खड़े थे। तब अंतरा हैरानी से बोली, आप कौन हैं? तुमने मुझे पहचाना नहीं अंतरा? मैं हूँ तो तुम्हारा चंदा मामा हूँ। मैं तुम्हें चांद पर न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए लेने आया हूँ। जल्दी चलो मेरे साथ, चांद पर न्यू ईयर पार्टी का आयोजन चल रहा है। क्या सचमुच? माँ जल्दी इधर आओ, देखो चंदा मामा सचमुच मुझे लेने आए हैं। अंतरा की आवाज सुन संगीता दौड़ते हुए आंगन में आई और वो भी चंद्रमा को देख घबरा गई। कौन है आप? बहन घबराओ नहीं, अंतरा ने मुझे दिल से अपना चंदा मामा बोला है। अब तुमने भी अंतरा को यही कहा है कि मैं उसका मामा हूँ। आओ अंतरा, आओ कविता बहन, मेरे साथ चांद पर चलो। इतना बोलकर चंद्रमा कविता और उसकी बेटी अंतरा को अपने साथ सीढ़ियों के रास्ते चांद पर ले गई। चांद पर ढेर सारे टिमटिमाते हुए तारे उनका स्वागत करने लगे। सभी तारे मधुर गीत गा रहे थे। ये देख दोनों माँ बेटी का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उनके लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। तभी उन दोनों के फटे पुराने कपड़े नए और सुंदर कपड़ों में बदल गए। ये देख दोनों अचंभित हो गई। चांद पर मौजूद सभी सितारों ने अंतरा को न्यू ईयर की शुभकामनाएं दी। चांद पर केक, टॉफी, खिलौने और भी बहुत कुछ था, जिसे देख अंतरा बहुत खुश थी, पर यकायक उदास हो गई। तब संगीता बोली, क्या हुआ अंतरा बिटिया, तुम उदास क्यों हो गई? क्या बात है? तुम ही तो चांद पर न्यू ईयर पार्टी मनाना चाहती थी ना? काश हमारे साथ पापा भी होते तो कितना मजा आता ना। पापा भी कितने खुश होते ना ये सब देखकर। अंतरा ये कह रही थी कि तभी सामने से उसने पापा को आते देखा। ये देख अंतरा खुशी से उछल पड़ी और बोली, माँ वो देखो, सामने से चंदा मामा के साथ पापा आ रहे हैं। चंद्रमा के साथ अपने पति को बिल्कुल स्वस्थ देख संगीता रोते हुए बोली, आप कोमा से बाहर आ गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आपके बिना मैं और अंतरा बिल्कुल अकेले हो गए थे। शुक्रिया अंतरा बिटिया के चंदा मामा का करो। आज उन्होंने ही मुझे गहरी नींद से जगाया है और मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। अंतरा अपने पिता गोवर्धन को बिल्कुल स्वस्थ देख बहुत खुश थी। फिर सबने मिलकर चंद्रमा को धन्यवाद किया। अंतरा बिटिया, अब तो तुम खुश हो ना? चंदा मामा, आपको बहुत बड़ा थैंक यू। आपने मुझे न्यू ईयर पर बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। थैंक यू सो मच। अच्छा चलो, अब इसी खुशी में न्यू ईयर का केक काटते हैं। फिर सबने मिलकर न्यू ईयर का केक काटा। अंतरा ने अपने माता पिता और चंदा मामा के साथ खूब एंजॉय किया। कुछ देर बाद चंदा मामा से विदा लेकर अंतरा अपने माता पिता के साथ पृथ्वीलोक लौट आई और घर पहुंचकर जब गोवर्धन को अपने छोटे भाई विनोद और पत्नी कविता की सारी सच्चाई पता चली, तो वो अपनी पत्नी संगीता और बेटी अंतरा को लेकर हमेशा के लिए घर छोड़ दूसरे शहर चला गया और एक नए घर में हंसी खुशी
अपने परिवार के संग जीवन शुरू किया। आज चंदा मामा की वजह से अंतरा का जीवन खुशियों से भर गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को भी नई साल की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। बड़े सोने के बालों वाली सौतेली बहन। माँ, मेरे बाथरूम में शैम्पू की बोतल नहीं है, प्लीज बाथरूम में शैम्पू की बोतल रख दो। क्या बात है, मुझे नहीं पता था तुझे भी शैम्पू की जरूरत है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो वर्णिका? जाकर खुद को शीशे में देख ले, फिर तुझे मेरे जवाब की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कहकर वर्णिका हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। असल में अनामिका वर्णिका की सौतेली बहन थी। अनामिका की माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता ने मिताली नाम की औरत से शादी कर ली थी और वर्णिका मिताली की ही बेटी थी। वर्णिका और मिताली अनामिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और इसका कारण था अनामिका के छोटे बाल और उसका भद्दा स्वरूप। परंतु फिर भी अनामिका कभी भी वर्णिका और मिताली को उल्टा जवाब नहीं देती थी। जो कुछ होता था वो सब शांति सहन कर लेती थी। ऐसे ही एक दिन जब अनामिका कॉलेज जा रही होती है। मेरी कंघी तो यहीं रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अभी मुझे लेट हो रहा है, वर्णिका के कमरे से ही कंघी ले आती हूँ, बाद में रखाऊंगी। ऐसा कहकर अनामिका वर्णिका के कमरे में जाती है और उसकी कंघी को अपने कमरे में ले आती है और बाल बनाने लगती है। तभी बाहर से वर्णिका की आवाज आती है। माँ, मेरे टेबल पर से आपने कंघी ली है क्या? मुझे मेरी कंघी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने नहीं ली है, देख आसपास वहीं होगी। अनामिका वर्णिका को कंघी वापस करने ही जा रही होती है कि तभी वर्णिका वहाँ आ जाती है और अनामिका के हाथ में अपनी कंघी देखकर कहती है, तो मैडम अब आपको भी इसकी जरूरत पड़ने लग गई? वो मेरी कंघी मिल नहीं रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारे कमरे से। मैं तो पूरे घर में ढूंढ रही थी, मैंने माँ से भी पूछा लेकिन तुझसे नहीं पूछा। मुझे लगा कम से कम इस घर में तुझे तो इस चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन लगता है ये मेरी गलतफहमी थी। 4 बाल ही सही, लेकिन उन्हें संवारने के लिए कंघी की जरूरत तो होगी ही ना तुझे। कसम से भगवान ने तुझे एंटिक पीस बनाया है, एक तो काले कलूटी, ऊपर से सर पर 4 बाल। अनामिका की आंखें आंसुओं से भर जाती है। वो अपने टेबल पर रखी बुकें उठाती है और उन्हें बैग में लेकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। अनामिका जैसे ही कॉलेज पहुंचती है तो देखती है कि कॉलेज की कुछ लड़कियां आपस में बातें बना रही होती है और अनामिका को देखकर कहती है, देख लो फ्रेंड्स, आ गई 4 बाल वाली कल्लो। सच कहूँ फ्रेंड्स, मुझे तो लगता है ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, इसे कोई न कोई बीमारी है। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, इसके इतने बाल झड़ते रहते हैं, कहीं इसे कैंसर तो नहीं? अगर ऐसा है तो हमें इसे अभी कभी इस कॉलेज से भगा देना चाहिए, कहीं इसकी बीमारी हमें लग गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। उन लड़कियों की ये बात पूरे कॉलेज में अफवाह की तरह फैल जाती है और फिर जैसे ही अनामिका कॉलेज के अंदर जाने लगती है कि तभी कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट मिलकर अनामिका के ऊपर पत्थरबाजी करने लगते हैं। अनामिका जैसे तैसे वहां से जान बचाकर निकल जाती है और घर पहुंचती है, परंतु वो काफी ज्यादा घायल हो चुकी होती है। उसके हाथ पैरों से खून निकल रहा होता है। उसे देखती ही मिताली कहती है, अरे कहाँ से लाल पीली होकर आ रही है? माँ, इसके रंग रूप की वजह से कॉलेज में सबको लगता है कि इसे कैंसर या फिर कोई खतरनाक बीमारी है, तभी इसके बाल और रूप इस तरह के हैं। मुझे तो लगता है वो लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें भी इसे घर से निकाल देना चाहिए। कहीं सच में इसको बीमारी हुई और वो हमें भी हो गई तो? तेरी बातों में दम तो लगता है। मैं नहीं चाहती कि मुझे या मेरी बेटी को कुछ हो। चल वर्णिका, इसे धक्के मार कर इस घर से निकाल देते हैं। वैसे भी इसका बाप साल के 12 महीने में से 11 महीने तो घर से बाहर ही रहता है। अगर उसने आकर कुछ पूछा भी तो बोल देंगे खुद ही घर से भाग गई। क्या बात है माँ, आपका दिमाग तो गलत चीजों में भी सही चलता है। इसके बाद वो दोनों मिलकर अनामिका को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती हैं। इतनी चोटों के साथ अनामिका अब दर दर की ठोकरें खाने लगती है और फिर रात में एक घने से पेड़ के नीचे जाकर अपनी माँ को याद करते हुए सो जाती है। तभी अनामिका को उसकी माँ दिखाई देती है। माँ, आप कहाँ थी? मैंने आपका कितना इंतजार किया।
माँ, ये दुनिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। यहाँ लोग केवल बाहरी खूबसूरती देखते हैं। इंसान का मन कैसा है इसकी परवाह किसी को नहीं है। मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। आप मुझे भी अपने पास बुला लो माँ। ऐसा नहीं कहते बेटा, और मैं यहाँ तेरी इस समस्या का समाधान लेकर ही आई हूँ। इसके बाद एक तेज रोशनी होती है और वो तेज रोशनी अनामिका की माँ से निकलकर अनामिका में पहुँच जाती है। फिर जैसे ही वो रोशनी कम होती है तो अनामिका देखती है कि उसके छोटे छोटे बालों की जगह बहुत ही लंबे घने सोने के बाल आ गए हैं। उन लंबे सोने के बालों के आते ही अनामिका की खूबसूरती भी बढ़ जाती है। वो अब बहुत ही ज्यादा गोरी चिट्टी और सुंदर हो जाती है और ये सब देखकर अनामिका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बेटा, अब तुम्हारा कोई भी मजाक नहीं बनाएगा। तुम्हारे ये सोने के बाल केवल सोने के नहीं हैं, बल्कि जादुई भी है। इन बालों से तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। ऐसा कहती ही अनामिका की माँ गायब हो जाती है और अनामिका की आंख एकदम से खुल जाती है। अरे, ये तो सपना था। काश ये सब कुछ सच होता। अनामिका थोड़ी दूर चलती है। उसे एक नदी दिखाई देती है। वो नदी में अपना चेहरा धोने की सोचती है। फिर जैसे ही अनामिका नदी के पास पहुंचती है तो नदी के पानी में अपना प्रतिबिंब देखकर हैरान रह जाती है। मतलब वो सपना नहीं, सच था। मेरे बाल सच में लंबे घने सोने के बालों में बदल गए और साथ ही साथ मैं इतनी खूबसूरत हो गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। इसके बाद अनामिका वापस वर्णिका और मिताली के पास जाती है। देखो माँ, मेरे वो छोटे बाल लंबे घने सोने के बालों में बदल गए और उनकी वजह से मैं कितनी खूबसूरत भी हो गई। और ये कोई मामूली बाल नहीं है, बल्कि जादुई बाल है। ये तुम क्या बोले जा रही हो? जादुई बाल जैसा कुछ नहीं होता। होता है माँ, मेरे ये बाल सच में जादुई हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको एक नमूना दिखा सकती हूँ। ठीक है। हे सोने के जादुई लंबे घने बाल, चल दिखा दे अपना कमाल। अनामिका के इतना कहते ही वहाँ पर सोने के सिक्कों का ढेर लग जाता है। उन सोने के सिक्कों को देखकर वर्णिका और मिताली की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जिसके बाद लालच की मिश्री अपने मुंह में रखकर मिताली कहती है, मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मैं तुझे समझ ही नहीं पाई और हमने जो भी किया गलत किया। पर परिवार में छोटी मोटी बात तो होती ही रहती है। अब जो भी हुआ सब भूल जाते हैं और वापस से एक परिवार की तरह रहने लगते हैं। सच में माँ, आप मुझे अपना लोगी और मुझे वर्णिका की तरह प्यार दोगी? हाँ हाँ बिल्कुल, और अब से वर्णिका भी तुझे अपनी सगी बहन की तरह प्यार करेगी। वर्णिका अपना मुंह बना लेती है, परंतु मिताली के इशारा करने पर वो मुस्कुरा देती है। अब मिताली और वर्णिका अनामिका के जादुई बालों का अपने काम के लिए फायदा उठाने लगते हैं। वो हर रोज अनामिका से भर भर के पैसे मांगने लगते हैं। अनामिका बहुत ही भोली थी, उसे केवल प्यार चाहिए था और उसे अब वो मिल रहा था। इसलिए वो अपनी माँ और बहन को कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन, बेटा अनामिका, मुझे बाजार जाना है और त्योहार आ रहे हैं तो कुछ सामान भी लेना है और कुछ कपड़े भी लेने हैं। साथ ही साथ सबके लिए कुछ ना कुछ गहने भी लेने हैं। तो क्या तू मेरे साथ चलेगी? हाँ माँ, मैं जरूर चलूंगी। मुझे तो याद भी नहीं है कि आखिरी बार मैं आपके साथ बाजार कब गई थी। चलिए चलते हैं। मिताली और अनामिका बाजार में इधर उधर घूम रहे होते हैं कि तभी एक कोट से ग्रस्त व्यक्ति आकर अनामिका का पैर पकड़ लेता है। मेरी मदद करो बेटा, मुझे इलाज की जरूरत है, नहीं तो मैं इसी दर्द में घुट घुट कर मर जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा बाबा, मेरे रहते मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अनामिका, इसे छोड़ो और यहाँ से चलो, नहीं तो इसकी बीमारी हमें भी लग जाएगी। ऐसा नहीं होगा माँ, ये बहुत दर्द में है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। इसके बाद अनामिका अपने जादुई सोने के लंबे बालों से प्रार्थना करती है और वहाँ पर ढेर सारे पैसे प्रकट हो जाते हैं। बेटा, मैं इन पैसों का क्या करूँगा? जब ये शरीर ही नहीं रहेगा, मैं चाहता हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ। अगर तुम मुझे ठीक कर सकती हो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी।
बूढ़े व्यक्ति का बहुत अच्छा है व्यवहार। हे मेरे जादुई घने लंबे बाल, दिखा दे अपना चमत्कार। ऐसा कहते ही अनामिका के बालों से गंगा, यमुना और 7 अन्य पवित्र नदियों का पानी बहने लगता है। और जैसे ही वो पानी उस बूढ़े व्यक्ति पर पड़ता है, उस बूढ़े व्यक्ति का रोग ठीक हो जाता है और वो खुशी के मारे अनामिका को ढेर सारा आशीर्वाद देकर वहाँ से चला जाता है। अब अनामिका अपने सोने के लंबे बालों से हर किसी की मदद करने लगती है और हर कोई उसे प्यार करने लगता है। ये देखकर वर्णिका अंदर ही अंदर जलने लगती है। जिस लड़की को लोग पहले दूर से भी देखना पसंद नहीं करते थे, लोग आज उसके पास आकर उसे प्यार करते हैं, उसे प्रार्थना करते हैं जैसे कि वो कोई भगवान हो। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो किसी दिन ये सच में भगवान बन जाएगी। फिर वर्णिका रात होने का इंतजार करने लगती है और रात होते ही वो अनामिका के कमरे में एक कैंची लेकर जाती है। फिर अनामिका के पास पहुंचते ही वो अनामिका के लंबे सोने के बालों को कैंची से काटने लगती है, परंतु जैसा वर्णिका चाहती थी बिल्कुल उसका विपरीत हो जाता है। वो कैंची पलट जाती है और वर्णिका के सारे बाल कटकर नीचे गिर जाते हैं और वो अपने आप को ऐसा देखकर वो जोर से चिल्ला पड़ती है। सबकी नींद खुल जाती है। मिताली भी वहाँ पर आ जाती है। वर्णिका, ये तूने अपना क्या हाल बना लिया? इसके बाद वर्णिका पूरी कहानी बताती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, अगर मेरी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ, जरूर इसमें मेरी ही गलती होगी कि तुम्हें मुझसे जलन महसूस हुई। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बाल पहले जैसा कर दूंगी। ऐसा कहकर अनामिका अपने लंबे जादुई सोने के बालों से कहती है, हे मेरे लंबे जादुई सोने के बाल, कर दे कुछ ऐसा कमाल जिससे वापस आ जाएं वर्णिका के बाल। मुझे माफ करो अनामिका, पर मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता। वर्णिका एक बहुत ही दुष्ट लड़की है। अगर मैंने उसके बाल वापस से ठीक कर दिए तो तुम्हारे बाल भी पहले जैसे हो जाएंगे। अगर अब भी तुम वर्णिका के बालों को वापस लाना चाहती हो तो मुझे बताओ। हे जादुई सोने के बाल, तुम वर्णिका के बालों को वापस लौटा दो। अगर इसमें मेरे बाल भी चले जाएंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम वर्णिका के बालों को वापस कर दो। मैं अपनी बहन को दुख में नहीं देख सकती, क्योंकि अगर मेरी बहन दुखी रहेगी तो मेरी माँ भी दुखी रहेंगी और मैं अपनी वजह से इन दोनों को दुख नहीं दे सकती। अनामिका के मुंह से ये बात सुनकर वर्णिका और मिताली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अनामिका को गले लगा लेती है। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम्हें इतना कुछ सुनाया, यहाँ तक कि तुम्हारे सोने के लंबे बाल भी तुमसे छीनने की कोशिश की। इसके बाद भी तुम्हें मेरी परवाह है। सच में मैं बहुत ही दुष्ट हूँ, जिसने इतनी अच्छी बहन पाकर भी उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। सच में वर्णिका बिल्कुल सही कह रही है। इतनी अच्छी बेटी पाकर भी मैंने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। मैं भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो अनामिका। और हाँ अनामिका, तुम्हें मेरे बालों की वजह से अपने ये सोने के बाल खोने की कोई जरूरत नहीं है। ये कटे हुए बाल ये मेरे किए की सजा है और तुम चिंता मत करो, मेरे बाल समय के साथ वापस आ जाएंगे। इसके बाद बहुत समझाने पर अनामिका वर्णिका की बात मान जाती है और धीरे धीरे वर्णिका के बाल वापस आने लग जाते हैं। पर उस दिन के बाद से वर्णिका और मिताली अब अनामिका को पैसों के लिए नहीं बल्कि सच में अपना बनाकर रखने लगते हैं और उसे एक माँ और बहन का प्यार देने लगते हैं। सिंड्रेला परी की अत्याचारी सौतेली माँ। बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में भानुपुर नाम का एक सुंदर सा राज्य था। उस राज्य के राजा पृथ्वीराज और रानी मायावती बहुत ही नेक और दयालु थे। परीलोक की सभी परियां राजा और रानी से बहुत प्रेम करती थी। राजा पृथ्वीराज और रानी मायावती अक्सर राज्य के आसपास के गांव में जाया करते और परियों से बात करके उनकी परेशानियों का हल करते। वो दोनों अपने राज्य कोष में रखे खजाने का प्रयोग उनकी परेशानियों को हल करने में किया करते थे। दूर दूर तक परीलोक के राजा और रानी की जय जयकार थी। परियों के राजा रानी के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका राजमहल कई वर्षों से सूना था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी।
रानी परी मायावती इस बात से बहुत परेशान रहती थी और भगवान से दिन रात सिर्फ एक ही प्रार्थना करती थी, भगवान आपने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन माँ बनने का सुख अभी तक नहीं दिया है। हे भगवान, मेरी सूनी गोद को भर दो। रानी परी, भगवान पर भरोसा रखो, वो एक न एक दिन हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। ये कहते हुए राजा पृथ्वीराज रानी परी मायावती को दिलासा देने लगे। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन की बात है, रानी परी बगीचे में टहल रही थी। तभी रानी परी मायावती ने देखा कि एक चील घायल छोटी चिड़िया की ओर बढ़ रही थी। ये देख रानी परी बोली, अरे ये चील तो छोटी चिड़िया को खा जाएगी, मुझे छोटी चिड़िया को बचाना होगा। रानी परी एक डंडे की सहायता से चील को डराने लगी और वो चील डरकर वहां से भाग गई। रानी परी ने उस छोटी सी चिड़िया को अपने हाथों में उठा लिया। फिर वो नन्ही सी चिड़िया बोली, रानी परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। अरे इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। रानी परी, आपने मेरी जान बचाई है, भगवान को आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाए। इतना कहकर जादुई चिड़िया अदृश्य हो गई। रानी परी मायावती की तो सिर्फ एक ही इच्छा थी कि उसे संतान की प्राप्ति हो। जादुई चिड़िया के कहे अनुसार रानी परी की मनोकामना पूरी हो गई और वो गर्भवती हो गई। राजा पृथ्वीराज को जब रानी परी ने गर्भवती होने की बात कही तो वो खुशी के मारे नाचने लग गए। रानी परी, मैंने आपसे कहा था ना कि भगवान हमारी खाली झोली जल्द ही खुशियों से भर देंगे। इस तरह से राजा पृथ्वीराज और रानी परी माता पिता बनने की खुशी में बहुत खुश थे। फिर कुछ महीनों बाद रानी परी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उस समय पूरा परिलोक खुशी के मारे झूम उठा। पूरे परिलोक में उत्सव जैसा माहौल था। महल के बाहर राजा रानी को बधाई देने के लिए सभी परियां इकट्ठी हो गई। राजा पृथ्वीराज ने पिता बनने की खुशी में पूरे परिलोक में सोने के सिक्के बांटे। सभी ने राजा रानी और प्यारी सी राजकुमारी को ढेर सारी बधाइयां दी। राजा पृथ्वीराज और रानी परी की बेटी दिखने में बहुत सुंदर थी। झील सी नीली आंखें और सुनहरे बाल उसकी सुंदरता को चार चांद लगाते थे। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम सिंड्रेला रखा। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। अब राजकुमारी सिंड्रेला परी 5 वर्ष की हो गई थी। एक दिन राजकुमारी सिंड्रेला परी ने अपनी माँ रानी परी से पहाड़ों पर घूमने जाने की जिद की। रानी परी अपनी बेटी सिंड्रेला परी को पहाड़ों पर घुमाने ले गई। राजकुमारी सिंड्रेला परी बहुत ही नटखट थी। पहाड़ों पर पहुंचकर राजकुमारी सिंड्रेला परी रानी परी से बोली, माँ चलो ना, आँख में चोली खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। मैं आपकी आँख में पट्टी बांध देती हूँ, आप मुझे ढूंढना। अच्छा ठीक है मेरी प्यारी सी राजकुमारी सिंड्रेला परी। उसके बाद राजकुमारी सिंड्रेला परी ने रानी परी की आंखों पर पट्टी बांधी। फिर रानी परी अपनी बेटी सिंड्रेला परी के साथ खेलने लगी। तभी अचानक रानी परी का पैर फिसला और वो पहाड़ से नीचे जा गिरी। लेकिन भाग्यवश उन्होंने पहाड़ से निकली एक छोटी सी टहनी को पकड़ लिया। आह! बचाओ मुझे, बचाओ, मैं पहाड़ से नीचे गिर जाऊंगी। ये कहते हुए रानी परी जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगी। अपनी माँ को मुसीबत में देख सिंड्रेला परी रोते हुए बोली, माँ आप चिंता मत करो, मैं आ रही हूँ आपको बचाने, आपको कुछ नहीं होगा माँ। नहीं बेटी, तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम भी नीचे गिर जाओगी। तुम आगे बिल्कुल मत आना, तुम वापस लौट जाओ। माँ आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी पिताजी को बुला कर लाती हूँ, आप हिम्मत रखना और टहनी को मत छोड़ना। ये कहते हुए सिंड्रेला परी महल की ओर भागी। महल में पहुँचते ही सिंड्रेला परी अपने पिता पृथ्वीराज से बोली, पिताजी माँ को बचा लीजिए, माँ पहाड़ से नीचे गिर गई है और एक टहनी के सहारे लटकी हुई है। पिताजी जल्दी चलिए मेरे साथ। ये तुम क्या कह रही हो सिंड्रेला? सिंड्रेला परी रोते हुए अपने पिता पृथ्वीराज को सारी बात बताती है कि किस तरह से उसकी माँ पहाड़ से नीचे गिर गई। बेटी तुम यहीं रुको, मैं अभी अपने कुछ सैनिकों को लेकर वहाँ पहुँचता हूँ। इतना कहकर राजा पृथ्वीराज अपने कुछ सैनिकों को लेकर पहाड़ पर पहुँचे। राजा पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी रानी परी मायावती को
पहाड़ पर हर जगह ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद भी रानी परी मायावती का कुछ पता नहीं चला। फिर निराश होकर राजा पृथ्वीराज महल वापस लौट आए। अपने पिता को वापस अकेला लौटते हुए देख सिंड्रेला परी रोते हुए बोली, पिताजी, माँ कहाँ है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आप अपने साथ माँ को लेकर क्यों नहीं आए? राजा पृथ्वीराज अपनी बेटी सिंड्रेला परी के सवालों का जवाब नहीं दे पाता और उदास होकर अपने कक्ष में चला जाता है। रानी परी मायावती के अचानक इस तरह चले जाने के गम से पूरे परिलोक में अचानक उदासी का माहौल छा जाता है। राजा पृथ्वीराज ने अपनी प्रजा के हित और अपनी नन्ही सिंड्रेला परी के लिए अपने आप को जैसे तैसे करके संभाल लिया, लेकिन सिंड्रेला परी का रो रो कर बुरा हाल था। ना वो ढंग से खाना खाती और ना ही हंसती बोलती थी। सिंड्रेला परी बस अपनी माँ को याद करके रोती रहती थी। माँ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? लौट आओ ना माँ, मुझे आपके हाथों से खाना खाना है। आ जाओ ना माँ, तुम कहाँ छुप गई हो? ये कहते हुए राजकुमारी सिंड्रेला परी रोते हुए बिना कुछ खाए सो गई। अपनी बेटी को ऐसी हालत में देख राजा पृथ्वीराज ने काफी सोच विचार कर दूसरी शादी करने का फैसला किया। फिर कुछ दिनों बाद राजा पृथ्वीराज ने मालती नाम की परी से दूसरा विवाह रचाया और उसे महल ले आए। फिर राजा पृथ्वीराज अपनी बेटी सिंड्रेला से मालती परी का परिचय कराते हुए बोले, बेटी सिंड्रेला, ये आपकी नई माँ है। आज से ये आपका ध्यान रखेगी। नन्ही सिंड्रेला परी खुश होते हुए बोली, सच में पिताजी, नई माँ मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएगी ना? तभी मालती परी सिंड्रेला परी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपने हाथों से स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाऊंगी। मेरी राजकुमारी सिंड्रेला, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। मालती परी की ये बातें सुनकर राजा पृथ्वीराज अपने राजपाट के काम में व्यस्त हो गए। वहीं कुछ दिनों तक मालती परी ने राजकुमारी सिंड्रेला परी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब वो राजकुमारी सिंड्रेला परी को ना तो समय पर खाना देती और ना ही उसका ध्यान रखती। वो बस पूरा दिन राजकुमारी सिंड्रेला परी को बेवजह डांटती ही रहती थी। इतना ही नहीं, वो नन्ही सिंड्रेला से अपने पाँव भी दबवाया करती थी। एक दिन राजकुमारी सिंड्रेला परी अपनी सौतेली माँ की शिकायत करने अपने पिता के पास पहुँची। तभी मालती परी वहाँ आ पहुँची और बोली, देखिए ना, आपकी बेटी कितनी शरारती हो गई है। मेरी एक भी बात नहीं मानती, बस सारा दिन उधम मचाती रहती है। इसकी वजह से मैं आराम भी नहीं कर पाती हूँ। लेकिन पिताजी, नई माँ तो। मुझे मालूम है सिंड्रेला कि तुम बहुत ही चंचल हो, लेकिन अब तुम बड़ी हो रही हो। तुम नई माँ का कहना क्यों नहीं मानती? वो जो भी कहती हैं तुम्हारे भले के लिए ही कहती हैं, इसलिए अब तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। दरबार में मंत्रीगण मेरा इंतजार कर रहे हैं। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। राजा पृथ्वीराज के जाने के बाद मालती परी ने सिंड्रेला परी को गुस्से से खींचकर एक चांटा मारा। खबरदार, आज के बाद मेरे बारे में अगर अपने पिता से कुछ भी कहने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आप कैसी माँ हो? पिताजी तो कहते थे आप मेरा अच्छे से ख्याल रखोगी, लेकिन आप तो बहुत बुरी हो। मेरी माँ मुझे कभी नहीं मारती थी और मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। अगर मुझसे गलती हो भी जाती थी तो वो मुझे माफ कर देती थी। माँ, कहाँ हो तुम? तुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है ना? हाँ, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। वो आपके जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। अगर ऐसा है तो मैं तुझे भी तेरी माँ के पास पहुँचा देती हूँ। वहाँ तुझे तेरी असली माँ का प्यार मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुझे मरना पड़ेगा। आज मैं तेरा काम तमाम ही कर देती हूँ। ये कहते ही मालती परी सिंड्रेला परी को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, तभी उसे एक औरत की आवाज आई। वो औरत कोई और नहीं बल्कि सिंड्रेला परी की असली माँ मायावती थी। उसने अपने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था। मेरे होते हुए राजकुमारी सिंड्रेला परी का बाल भी बाका नहीं होने दूंगी। कौन हो तुम और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो? तभी रानी परी मायावती ने अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। उसे देख राजकुमारी सिंड्रेला परी खुश होते हुए बोली, माँ, आप आ गई। आपको पता है
मैंने आपको कितना याद किया। मेरी बच्ची, मैं मौत के मुंह से बचकर आई हूँ। उस दिन मैं पहाड़ से नीचे गिर के बहुत घायल हो गई थी। तभी वहाँ के कुछ लोगों ने मुझे देख लिया। उन्होंने मेरी जान बचाई। कुछ दिन मैं उन लोगों के साथ ही रही। उन्होंने मेरी सेवा की और मैं ठीक हो गई। माँ, अब हम पहले की तरह खुशी खुशी रहेंगे। हाँ मेरी बच्ची। सिंड्रेला परी अपनी माँ के गले लग जाती है। इतने में राजा पृथ्वीराज भी वहाँ आ पहुँचे। रानी परी मायावती को जिंदा देख खुश होते हुए बोले, रानी परी मायावती, आप जिंदा हैं? आपको सही सलामत देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। हमने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमें आपका कुछ पता नहीं चला। हमें माफ कर दीजिएगा रानी परी। हमने अपनी बेटी की देखभाल के लिए दूसरा विवाह रचा लिया। तुम्हें पता है, मालती परी हमारी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। महाराज, मुझे सब पता है, लेकिन जिस परी को आप महल की रानी परी बनाकर लाए हो, वो हमारे सिंड्रेला परी की माँ कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। मालती परी बहुत ही दुष्ट और लालची है। इसने परीलोक को हड़पने के लिए आपसे दूसरी शादी की है। मैं कई दिनों से महल में ही थी और अपने मुंह को कपड़े से ढककर इस पर नजर रख रही थी, ताकि मैं इसे रंगे हाथ पकड़ सकूं। आज इसने हमारी बच्ची को मारने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ कि मैं समय पर आ गई और मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया। मालती, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। मेरी नन्ही सी बच्ची पर तुम इतने दिनों से अत्याचार कर रही थी। इतना ही नहीं, आज तुमने मेरी मासूम सी बच्ची को मारने की कोशिश की। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सैनिकों, इस दुष्ट और लालची औरत को कारावास में डाल दो। इस तरह कपटी मालती को उसके किए की सजा मिल गई। वहीं राजकुमारी सिंड्रेला परी अपनी माँ रानी परी मायावती को पाकर बहुत खुश थी। वो खुशी से नाचने लगी और रानी परी मायावती के सही सलामत वापस लौटने की खुशी में पूरे परीलोक में उत्सव मनाया गया। उस दिन के बाद से राजकुमारी सिंड्रेला परी अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी।